अंग्रेज लेफ्टिनेंट नौउमर था। हिंदुस्तान में आए उसे अभी 5 महीने हुए थे। उसे इस सिख रेजिमेंट में भेज दिया गया था जो कबायली इलाके में थी। वो उर्दू बहुत ही टूटी फूटी बोलता था। रास्ते में वो हमारी मिन्नत समाजत करता गया। साहब बहादुर, एक पठान ने उसे कहा, फिक्र ना करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम तुम्हारी हुकूमत से तुम्हारी कीमत लेकर तुम्हें जिंदा वापस भेज देंगे। जब तुम वापस जाओगे तो अपने अंग्रेज अफसरों को बताना कि हमारे वतन से निकल जाएं। तुम अभी बच्चे हो, तुमने हमारी ताकत देख ली है। साहब बहादुर फटी फटी नजरों से सबको देखने के सिवा कुछ न कह सका। जब हम अपने ठिकाने पर पहुंचे तो मेरे साथियों ने उस पठान को, जिसने मुझे इस मिशन पर भेजा था, तफसील से बताया कि मैंने ट्रक किस तरह रोका था। उस पठान ने, जिसे सब मलिक कहते थे, उठकर मुझे गले से लगा लिया। तुम बहादुर हो, उसने कहा। हमारे लिए राइफलें और एम्यूनिशन बहुत कीमती हैं। हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत रहती है। लेकिन तुम तो हमारे लिए ख़जाना लाए हो। हम पॉलिटिकल एजेंट से एक अंग्रेज़ का 10,000 रुपया मांगेंगे। अगर हमें इतनी रकम नहीं मिलेगी तो हम इस साहब का सर पॉलिटिकल एजेंट को भेज देंगे। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि अंग्रेज़ों के साथ कबायली पठानों की बातचीत पॉलिटिकल एजेंट की मार्फत हुआ करती थी। फ़कीर एपी ने 15वें दिन और पूरा 10,000 रुपया लेकर उस अंग्रेज़ सेकंड लेफ्टिनेंट को पॉलिटिकल एजेंट के हवाले कर दिया। ये याद रखें कि उस वक्त का 10,000 रुपया आज के कई लाखों रुपयों के बराबर थे। मेरी धाक बैठ गई। मुझे फ़कीर एपी ने एक बार फिर शर्फ़ मुलाकात बख्शा और अपने हाथ से मुझे 303 की एक राइफ़ल और एक खंजर दिया और मुझे एक और गांव में मुस्तकिल रिहाइश के लिए भेज दिया। मैं जब उस गांव में गया तो मेरी बहादुरी की कहानी वहां पहले पहुंच चुकी थी। ये 2 पहाड़ियों के दरमियान 12-13 घरों का गांव था। हर तरफ सब्जा था। मुझे छोटा सा एक मकान दे दिया गया। उसके 2 कमरे और छोटा सा सहन था। मेरे खाने का इंतजाम गाँव वालों ने अपने जिम्मे ले लिया। मुझे चारपाई और बड़ा अच्छा बिस्तर दिया गया। उन पठानों ने मुझे सही मायनों में सर आंखों पर बिठाया। मैं जब गांव में घूमने फिरने को निकला तो मैंने देखा कि औरतें मुझे इश्तियाक से देख रही हैं। उनमें एक से एक खूबसूरत थी। उनमें जो बूढ़ी हो चुकी थी वो भी खूबसूरत थी, लेकिन वो सिर्फ औरतें नहीं थी जिन्हें देखकर मर्द कुछ और सोचने लगते हैं। ये औरतें खंजर जनी की माहिर थीं। बाज फौजी पोस्टों और कैंपों पर शब खून में भी शरीक होती थीं। दिन के वक्त कोई औरत, अमूमन पुरानी उम्र की, मुझे रोटी देने आती थी और रात को कोई आदमी आता था। कभी मुझे बुला लेते और 7-8 आदमी इकट्ठे बैठकर खाना खाते। 2 मरतबा एक जवान औरत दिन का खाना लेकर आई। मैंने देखा कि वो मुझे टिकटिकी बांध कर देखती थी और जब मैं उसकी तरफ देखता था तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। तीसरी बार आई तो मैंने उससे पूछा कि वो उर्दू बोल सकती है। थोड़ा थोड़ा, उसने कहा। समझ लेता है, बोल सकता है। उसके बाद वो अपने लहजे में उर्दू के अल्फाज बोलती रही। मैं उसका मतलब समझता रहा। मैं उसकी बातें सही उर्दू में सुनाता हूँ। तुम बहुत बहादुर हो, उसने कहा। हम बहादुरों की कदर करते हैं। हम बुज़दिल मर्द को जिंदा नहीं रहने देते। मैं तुम्हें करीब से देखना चाहती थी। तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ, उसने जवाब दिया और उसका चेहरा उदास हो गया। क्यों? मैंने पूछा। तुम खुश नहीं हो? उसने आहिस्ता से सर हिलाया कि नहीं। क्यों? फिर बताऊंगी, उसने कहा। मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती। किसी को शक हो गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। तुम परदेसी हो, अकेले रहते हो, मैं आया करूंगी। वो चल पड़ी, दरवाजे में रुक गई और उसने नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी आंखों में एक पैगाम था और चेहरे का तासुर ऐसा था जो मैं समझता था। उसने आह भरी और चली गई। मैं परेशान सा हो गया। उसके जाने के बाद उसकी आवाज़ मेरे जहन में गूंजती रही। किसी को शक हो गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे, मैं आया करूंगी। आज जब माजी को अपने सामने फैलाकर उसे देखने बैठ गया हूं तो ऐसे लगता है जैसे वो एक ख्वाब था और उसे अब बेदारी के आलम में देख रहा हूं। पठान मुजाहिदीन की वो लड़ाइयाँ और उनकी बातें अफसाना सी लगती हैं। ज़माना ऐसे भोंडे तरीके से बदला है कि इंसानों की शक्लें तो वही हैं, उनकी जहनियतें बदल गई हैं। आज़ादी और ग़ुलामी का तसव्वुर बदल गया है। आज का इंसान किरदार और मजहब की पाबंदियाँ तोड़ फेंकने को आज़ादी कहता है। हाँ, आप ठीक सोच रही हैं। मुझे इखलाक, किरदार और मजहब के मुतल्लिक बात करने का कोई हक हासिल नहीं। एक मफरूर कातिल और डाकू को हक हासिल नहीं कि वो बात सुनाए। नहीं सुनाऊंगा। मुझ पर जो बीती है वो सुना देता हूँ। मैं कबायली इलाके के पठानों में जाकर मुजरिम से मुजाहिद बन गया था, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इन दोनों के दरमियान में भटक रहा था। कभी ऐसे लगता था कि जैसे जुर्म मेरी फितरत में सरायत कर गया है और अब मैं शरीफों की दुनिया में लौट कर नहीं जा सकूंगा। लेकिन कबायली पठानों की महफिल में बैठकर मेरे अंदर ये एहसास पैदा हो जाता था कि खुदावंद ताला ने मुझे बख्शवाने के लिए एक मौका अता किया है। मुझे मालूम नहीं था कि गुनाहों की बख्शिश के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी या खून के चंद कतरों पर खुदा राजी हो जाएगा। मैं जब तन्हा होता तो फिर भटक जाता था।
मैं मुजाहिद से मफरूर बन जाता और सोचने लगता कि मैं कब तक यहाँ रहूँगा। मुझ में इतना सा किरदार और ईमान बाकी रह गया था कि मैंने कसम खा ली थी कि पठानों को धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे पनाह दी और मुझे गले लगाया था। मैंने उन्हें पूरी कीमत देने का तहैया कर लिया था, मगर उनकी एक जवान और बड़ी ही खूबसूरत औरत ने मुझे इम्तहान में डाल दिया। उन लोगों को मुझ पर इतना भरोसा था कि उनकी 2 औरतें मुझे खाना देने आती थी और मेरे दोनों घड़े पानी से भर जाती थीं। वहाँ औरतें पर्दा नहीं करती थीं, मर्दों की तरह काम करती थीं। उन्होंने अपने लिए जो कानून बना रखे थे वो बड़े ही सख्त थे। किसी को उनकी खिलाफ वर्जी की जरूरत नहीं होती थी। उन्हें एक दूसरे पर एतमाद था। अगले रोज वो फिर आ गई। उसका चेहरा ऐसे था जैसे दहक रहा हो। उसकी आंखें चमकते हुए बादामी रंग की थीं। उसने रोटियों की चंगेर मेरे आगे रखी और फर्श पर बैठ गई। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे पूछा। हाशमे, उसने जवाब दिया और कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं आया करूंगी और तुमने ये भी कहा था कि किसी को शक हो गया तो हम दोनों को गोली मार देंगे। मैंने कहा, किसी को शक क्यों होगा? तुम्हारे साथ मेरी नीयत खराब तो नहीं? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो इसलिए मैंने ऐसे कहा था। उसने कहा, हमारा रिवाज है कि किसी की बीवी किसी गैर मर्द के साथ नीयत खराब कर ले तो दोनों को गोली मार देते हैं। मैं गैर मर्द हूँ हाशमे, मैंने कहा, और तुम किसी की बीवी हो। मैं तुम्हारे खाविन को जानता हूँ। तुम उसे नहीं जानते, उसने कहा। तुमने उसे सिर्फ देखा है। वो बुज़दिल है। मुझे शक है कि वो गद्दार भी है। इसके सिवा मुझे उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। मैंने उसे ऐसे अल्फाज से टाल दिया कि उसका दिल भी रख लिया, अपनी नीयत भी ठीक रखी और वो माथे पर शिकन डाले बगैर चली गई। कोई कौम कितनी ही बुरी क्यों ना हो, उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, और जिस कौम ने अच्छे औसाफ की बदौलत तारीख में नाम पैदा किया हो, उसके हर फर्द के औसाफ अच्छे ही नहीं होते। मुसलमानों की शानदार तारीख में जहाँ सरफरोश मुजाहिदीन मिलते हैं, वहाँ गद्दार भी साथ साथ सरगर्म नजर आते हैं। यही कैफियत पठानों की थी। उनमें अंग्रेज़ों के जासूस और मुखबिर भी थे। उनमें दोगली जासूसी करने वाले भी थे। हुक्का तो हर पठान पीता था, लेकिन हुक्के में चर्स के खुश्क पत्ते जलाकर कश लगाने वाले भी थे। उनमें बाज इस कदर नशई हो जाते थे कि अपनी असलियत, इज्जत और गैरत तक को भुला बैठते थे। हाशमे का खामिंद, जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, नशे का मारा हुआ आदमी था। मैंने जब भी उसके साथ बात की या वो जब भी मेरे पास आया, मैंने उसे नशे की हालत में पाया। वो बात झूम झूम कर करता था। बाज़ औक़ात तो वो अच्छी तरह चल भी नहीं सकता था। देखने में वो अच्छा खासा खूबसूरत जवान था। उसके मुकाबले में हाशमे ज़्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त और तवाना थी। हाशमे का खामिंद चूँकि नहीफ और मरीज़ था, इसलिए वो हाशमे को मारता पीटता रहता था। इससे मैं समझता था कि हाशमे के दिल में उसके खिलाफ जो नफरत बैठी हुई है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हाशमे अपने कुचले हुए जज्बात की तस्कीन मुझसे चाहती थी और ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं ये समझ गया था कि वो किसी पठान के साथ दरे पर्दा दोस्ती नहीं लगाती, क्योंकि पठान एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे। मैं चूँकि पठान नहीं था, इसलिए वो मुझसे ऐसी तवक्को नहीं रखती थी। मैं इस सोच में गर्क रहने लगा कि उस खूबसूरत और जवान औरत से किस तरह अपना दामन बचाऊं। मैं इतना शरीफ और साहिब किरदार था या नहीं, ये मुझ तक ही रहने दें। असल खतरा तो ये था कि ज़रा से शक पर भी मैं उन लोगों के हाथों मारा जाऊंगा तो ये लोग मेरी लाश बाहर फेंक कर ये कहेंगे कि ये था एक गद्दार और बेगैरत। अगले ही रोज़ हमें इत्तला मिली कि बनू से एक फ़ौज का कॉन्वॉय आ रहा है जिसकी मंजिल रज़मक थी। उस वक्त कबायली पठान फ़ौजी कॉन्वॉय पर ही हमले किया करते थे। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा कॉन्वॉय गुजरा करती थी। उसमें कमोबेश 100 गाड़ियाँ होती थीं। खच्चर गाड़ियाँ भी होती थीं और पैदल फ़ौजी भी। मोटर गाड़ियों और खच्चर गाड़ियों में राशन, एम्यूनिशन और दीगर फ़ौजी सामान होता था। खच्चरों पर भी एम्यूनिशन वगैरह लदा होता था। सड़क पहाड़ों के दरमियान से बल खाती हुई गुजरती थी। बन्नू से रज़मत तक बेअंदाज फ़ौजी दस्ते पहाड़ों पर चढ़ा दिए जाते थे जो कॉन्वॉय की हिफाजत करते थे। पठान इतने ज़्यादा हिफाजती इंतज़ामात के बावजूद कॉन्वॉय पर फायरिंग करते थे, लेकिन वो फ़ौज की तरह टोलियों में नहीं होते थे। अकेला अकेला पठान उन फौजी दस्तों से नज़र बचाकर जो पहाड़ियों पर फैले हुए थे किसी मौजूद जगह पर पोजीशन लेकर बैठ जाता था। वो सड़क के करीब नहीं आ सकता था, उसे दूर से फायरिंग करनी होती थी। वो 1 या 2 गोलियां ही फायर कर सकता था, क्योंकि पहली गोली से ही उसकी पोजीशन की निशानदही हो जाती थी और उस पर मशीन गनों की बौछार फायर होने लगती थी जो उसके इर्द गिर्द खासे रकबे को जद में ले लेती थी। पठान को आग की इस बारिश में से निकलना होता था। मैं आपको उस वक्त की दास्तान सुना रहा हूँ जब फौजी दुनिया में अभी गोरीला जंग राइज नहीं हुई थी, लेकिन पठान गोरीला जंग के माहिर थे। वो सही मायनों में जान अपनी हथेली पर रखते थे। ये महारत और शुजात पठानों में ही थी कि वो हिफाजती दस्तों की पोजीशनों में से पेट के बल रेंगते और छुपते छुपाते गुजर जाया करते थे। उस वक्त के फौजियों में पठान एक दहशत का नाम था। उस रोज़ जो कॉन्वॉय आ रही थी उसमें सामान तो बेशुमार आ रहा था,
लेकिन कशिश वाली असल चीज़ लाखों रुपए की वो तनख्वाह थी जो फौजियों के लिए जा रही थी। ये मालूम नहीं था कि यह खजाना किसी मोटर गाड़ी में होगा या खच्चर गाड़ी में। मुझे मेरे मलिक ने बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कमोबेश 100 कबायली पठान जमा थे। खानू लाला, मलिक गुलबख्त खान ने मुझे कहा, हमारे आदमियों को अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें क्या करना है। तुम नए आदमी हो, इस काम को भी समझ लो, लेकिन यह काम तुम्हें उस जगह जाकर ही समझ आएगा। तुम बहुत बहादुर और दलेर आदमी हो, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। गुलबख्त खान ने 2 आदमियों को मेरे साथ कर दिया और कहने लगा कि ये तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तुम अपनी महफूज जगह देखकर कॉनवॉय पर फायरिंग करोगे। उसमें यह भी कहा कि ये ख्याल रखना कि गोली उस वक्त चलाना जब तुम्हें यकीन हो जाए कि गोली ज़ाया नहीं होगी। एक गोली का मतलब होता है अंग्रेज़ों का एक फौजी या एक घोड़ा या एक खच्चर। मैं बिल्कुल खामोश रहा और गुलबख्त खान से हाथ मिलाकर और राइफल अपने कंधे से लटकाकर 2 कबायली पठानों के साथ चल पड़ा। अभी सुबह तलू नहीं हुई थी। हम गपशप लगाते यूं चले जा रहे थे जैसे मेले पर जा रहे हो। सूरज निकलने तक हम उस जगह पहुंच गए जहां से हमें सड़क दूर करीबन 1000 गज नीचे नजर आ रही थी। मेरे साथियों ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि कॉनवॉय पर फायरिंग किस तरह की जाती है। वो अभी मुझे बता ही रहे थे कि हमने दूर एक फौजी दस्ता देखा जो पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। ये वो हिफाजती दस्ते थे जिन्हें कॉनवॉय की हिफाजत करनी थी। उन्हें पहाड़ियों की चोटियों पर पत्थर इकट्ठे करके पिकेट बनानी थी। मेरे साथियों ने कहा कि अब अपने आप को छुपा कर रखो। हमें अब उन फौजियों के दरमियान रहकर अपने आप को उनसे छुपाना था। मैंने पहाड़ी और उसके खदोखाल का जायजा लिया और ऐसी जगह तलाश करने लगा जो सड़क के करीब हो और वहां सड़क का मोड़ हो। इसके साथ ही उन फौजियों से बचना था जो पहाड़ियों पर फैलते जा रहे थे। उस इलाके में ये सहूलत हासिल थी कि पहाड़ियों पर झाड़ियां भी थीं, हम तीनों इकट्ठे नहीं रह सकते थे। देखो खानू लाला, मेरे एक साथी ने मुझे कहा, अब हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, हमें अपना काम अकेले अकेले करना है। ये ख्याल रखना कि तुम अकेले खजाना नहीं लूट सकोगे। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो फौजी गाड़ी या फिर खच्चर घोड़ा तुम्हारी शिस्त में आ जाए तो उस पर गोली चलानी है, लेकिन दूसरी गोली दूसरी जगह से चलानी है। ज़रूरी नहीं कि खजाना या कुछ फौजी सामान हमारे हाथ आ जाए। इस काम के लिए हमारे आदमी कहीं और मौजूद हैं। वो ठीक कह रहा था। पठान ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते थे कि किसी मुकाम पर कॉनवॉय को रोक लेते और उस पर हमला करके उसे लूट ले जाते। उनका गोली चलाने से मकसद ये होता था कि वो अंग्रेज़ों को याद दिलाते थे कि ये मुल्क हमारा है, अंग्रेज़ का नहीं। हर कॉनवॉय में 3-4 फौजियों और 3-4 खच्चरों को गोली का निशाना बनाकर पठान अंग्रेज़ों को जहन नशीन करवा देते थे कि उसकी हुकूमत छावनियों के अंदर कैद है। मेरे ये 2 साथी जब मुझसे अलग होकर चले गए तो मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं वो खानू नहीं हूँ जिसके हाथों मालूम नहीं कितने इंसान कत्ल हो चुके हैं और कितने गुनाह उसके हिसाब में लिखे गए हैं। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मेरा जिस्म भी बदल गया है और रूह भी, और मैं इस सरजमीन का मुहाफिज हूँ जिसकी आबरू पर ना जाने कितने हज़ार या कितने लाख मुसलमान अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। मैं गुलामी में पैदा हुआ था। मैं अंग्रेज़ों को आसमान से उतरी हुई मखलूक समझा करता था और मुझे बताया भी यही गया था कि हुकूमत करने का हक सिर्फ अंग्रेज़ को हासिल है और अंग्रेज़ कौम बादशाही करने के लिए पैदा हुई है। मगर अब मुझ में कुछ और ही जज्बा पैदा हो गया था और किसी के समझाए बगैर मुझे आज़ादी का मफहूम मालूम हो गया था। मैंने ये इरादा किया कि किसी हिंदुस्तानी को नहीं बल्कि किसी अंग्रेज़ को गोली मारूंगा। कॉनवॉय के आने में अभी बहुत वक्त था। मुझे अपने ऊपर पहाड़ की चोटी पर हरकत सुनाई दी। मैंने छुपकर ऊपर देखा। फौजी बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके पिकेट बना रहे थे। वो भी हिंदुस्तानी थे, मैं भी हिंदुस्तानी था। अफसोस इस बात का हो रहा था कि वो मुसलमान थे। उस ज़माने में मुसलमान फौजी की पहचान उसकी खाकी पगड़ी का खास अंदाज होता था। अंग्रेज़ की बादशाही ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था। उनमें से 1-2 को मेरी गोलियों से मरना था और मुझे उनकी मशीन गन का निशाना बनना था। लेकिन मुझे पठानों ने बताया था कि इस पिकेट पर गोली नहीं चलानी, हमारा असल टारगेट कॉनवॉय होती थी। मैं ऐसी जगह छुपा हुआ था जहां मेरे ऊपर घनी झाड़ियां थीं और मेरे सामने इतना बड़ा चट्टानी पत्थर था जिसकी पीठ के पीछे मैं आसानी से छुपा हुआ था। वक्त गुजरता चला जा रहा था। पहाड़ियों पर फौजी फैल चुके थे। मुझे फिजा में एक मानूस घन गरज सी सुनाई दी और फौरन बाद 2 परों वाला एक हवाई जहाज मेरे ऊपर से गुजरने लगा। ये उसी किस्म का जहाज था जो मैंने राइफल से आसाम के जंगलों में गिराया था। वैसा ही जहाज मुझे यहाँ नजर आया तो मैंने उस पर फायर करने का इरादा कर लिया, लेकिन जहाज दूर निकल चुका था और फिर दूर ही से एक और चक्कर काट कर नजरों से ओझल हो गया। मैं वहां से नीचे को सिरकने लगा। कुछ नीचे गया तो पहाड़ बिल्कुल अमूदी हो गया, जैसे ये कुएं की दीवार हो। अगर मैं दाएं या बाएं से नीचे जाता तो मैं ऊपर वाले फौजियों की नजरों में आ सकता था। मैंने खतरा मोल लिया और राइफल पीठ के पीछे करके हाथ ऊपर जमा कर नीचे को लटक गया।
पाँव जमाने की कोई जगह न थी। मैंने ऊपर से हाथ छोड़ दिए और मैं पत्थरों पर जा पड़ा। दाएं घुटने पर मुझे बड़ी सख्त चोट लगी, लेकिन मैंने उसका ख्याल न किया और पाँव पर सिरकते सिरकते नीचे चला गया। कुछ दूर नीचे जाकर ऊपर देखा तो फौजियों की पिकेट नजर न आई। मुझ में इतना ज्यादा जोश पैदा हो गया कि मैंने सड़क के बहुत ही करीब जाने का इरादा कर लिया। दूर पीछे एक खुश्क नाला था। अंग्रेजों की बादशाही पर गोली चलाने के लिए मुझे वो नाला ज्यादा मौजू नजर आया। मैं छुपता छुपाता सिरकता पहाड़ी से उतरता गया। कहीं कहीं मैं ऊपर देखता था कि मुझे फौजी ना देख रहे हों। करते करते मैं नाले में उतर गया। नाले के किनारे खासे ऊंचे थे। मैं किनारे के साथ साथ नाले में कुछ दूर तक चला गया और सामने वाले किनारे के ऊपर जा चढ़ा। वहां तक पहुंचते बहुत ही वक्त गुजर गया। अब मेरे अंदर कुछ ऐसा एहसास पैदा हो गया जैसे मैं शेर या चीता हूं और अपने शिकार पर झपटने लगा हूं। दूसरे किनारे पर छोटी छोटी चट्टानें थी। मैं उनकी ओट में हो गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद कॉनवॉय की पहली मोटर गाड़ी नजर आई, जो बड़ी तेजी से मोड़ काट कर आगे निकल गई। उसके बाद चंद और फौजी लारियां गुजर गईं। फिर खच्चरें नजर आईं जिन पर बॉक्स लदे हुए थे। मैंने पहली खच्चर को राइफल की शिस्त में लिया तो करीब ही से मुझे एक राइफल का धमाका सुनाई दिया। पहले तो यूं लगा जैसे मेरी अपनी राइफल फायर हुई हो, लेकिन मैंने अभी ट्रिगर नहीं दबाया था। मैंने जिस खच्चर को शिस्त में लिया था वो एक ही जगह तेजी से घूमी, फिर भाग उठी। उसका रुख नाले की तरफ था। जिस फौजी ने उसकी लगाम पकड़ रखी थी वो उसके पीछे दौड़ा। मैंने उस फौजी को शिस्त में लेकर गोली चला दी। वो फौजी फौरन रुक गया। पहले उसके घुटने जमीन पर लगे, फिर वो एक पहलू पर लुढ़क गया। मैं समझ गया कि खच्चर पर मेरे किसी साथी ने गोली चलाई है जो मेरे करीब ही कहीं छुपा हुआ है। खच्चर को मालूम नहीं कि कहाँ गोली लगी थी। वो अभी तक दौड़ी आ रही थी। दूसरे फौजी दूर खड़े खच्चर को देखते रहे। वो देख चुके थे कि उनका खच्चर के पीछे आने वाला साथी मारा गया है। खच्चर नाले के किनारे तक पहुंच गई। अब उसकी रफ्तार खासी कम हो गई थी, जिससे पता चलता था कि गोली अपना काम कर रही है। खच्चर ऐसा जानवर है जो पहाड़ों पर इस तरह चढ़ता है जिस तरह बंदर भी नहीं चढ़ सकता। लेकिन उस खच्चर को मैंने देखा कि पत्थरों से उसके पाँव फिसल रहे थे। उसका एक पाँव किनारे पर पड़ा और वो लुढ़कती हुई नाले के अंदर आ पड़ी। मैं इस कदर जोश में आ गया कि मैं अपनी पोजीशन से उठा और दौड़ता हुआ नाले में उतर गया। खच्चर पर जो बॉक्स लदे हुए थे वो राइफल के एमुनिशन के मालूम होते थे। मेरे जिस्म में इतनी ताकत थी कि मैं दोनों बॉक्स उठा कर ला सकता था। खच्चर ऐसी गिरी कि उठ ना सकी। मैं अंधाधुंध उसकी तरफ दौड़ता गया। जूं ही मैं उसके पास पहुंचा, एक गोली फायर हुई जिसका जनाटा मेरे करीब से गुजरा। मैं वहीं लेट गया। लेटे लेटे पीछे देखा तो घबराहट से मेरा पसीना निकल गया। मैंने अपने आप को उस वक्त फौजियों की जिस पैकेट से छुपा के रखा हुआ था वो पैकेट मुझे सामने पहाड़ी की चोटी पर नजर आ रही थी। जाहिर है कि मैं भी फौजियों को साफ दिखाई दे रहा था। करीब कोई आड़ नहीं थी जो मुझे उनके फायर से बचा सकती। सिर्फ खच्चर थी जिसकी आड़ में जाकर मैं अपने आप को बचा सकता था।